There are drugs that are hindering with the absorption of nutrients in your body, and there are a combination of nutrients hindering with the absorption of other nutrients. So there's a lot of interesting things in nutrition, not just gain weight, lose weight. You know, every other person nowadays is into MBBS, BDS. It's a lot. मैंने सोचा कि something that would be popular abroad as well, eventually it would come to Pakistan. पाकिस्तान में भी उसका एक नाम हो जाएगा, क्योंकि nutrition is slowly awareness आ रही है लोगों के अंदर. प्रोटीन, तो प्रोटीन आपको चाहे बीफ से मिल रहा है, मटन से मिल रहा है, चिकन से मिल रहा है, आप कैप्सोनाइड्स के साथ उसको कंबाइन करेंगे तो आपका इफेक्ट मैक्सिमम मिलेगा. और उसका अगर आपका कभी मूड हो रहा है मैकडॉनल्ड्स खाने का या KFC खाने का, तो इज देयर एनी प्रोटोकॉल के हाउ मेनी टाइम्स वंस अ मंथ you get your salary, go and binge eat your favorite, fast food, and then come home and for the next 28-29 days do your dieting and fitness. ice creams. Yeah. What is the difference in the up and downs of a men's and women's hormonal thing? Oh, that's my favorite topic. So अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात. यार बहुत बहुत शुक्रिया, आप पॉडकास्ट देखते हैं और यहाँ पर एनालिटिक्स में नंबर्स भी मेरे सामने हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं काफ़ी एंड तक पॉडकास्ट देखते हैं. लेकिन एक जो अजीब चीज़ मुझे देखने को मिल रही है वो ये है कि आप में से 79% लोग ऐसे हैं जो कि पॉडकास्ट तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और सिर्फ 21% वो आबादी है जो कि सब्सक्राइब कर देती है. तो अब मेरा सवाल और मेरी उसके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए मैं जानना चाहूँगा कि अव्वल तो आप सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं. कोई गलती हमसे हो रही है तो हमें बता दें कमेंट सेक्शन में ताकि हम उसको सही कर लें. दूसरा ये कि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है और आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से ये फ़ायदा होता है कि हमें अच्छे अच्छे और बड़े बड़े गेस्ट बुलाने में और उनको कन्वेंस करने में और उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने में आसानी होती है. तो अभी रिसेंटली हमारी जो पॉडकास्ट गई हैं वो गेस्ट जो थे सिर्फ इसी वजह से आए थे कि हमारी जो चैनल की सब्सक्रिप्शन है वो बड़ी है तो वो आए. अदरवाइज़ वो साफ कह रहे थे कि सर हम किसी भी पॉडकास्ट में नहीं जाते हैं. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप पॉडकास्ट देखें तो आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, और जो भी वीडियो है अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं. अगर पसंद आ रही है तो हमें लाइक के थ्रू बताएं उस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये यूट्यूब का एल्गोरिथम इसको रेलेवेंट लोगों को दिखाए और हमें आसानी हो अच्छे गेस्ट को बुलाने के लिए. तो चलें, आपका बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, और अब चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ. वेलकम डॉक्टर सारा मुस्तफ़ा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर रीचिंग आउट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने काफ़ी लंबा अपना मीडिया प्रोफाइल भेजा तो एंड जब मैं आपकी प्रोफाइल पर गया तो न्यूट्रिशनिस्ट, क्लिनिकल डाइटिशियन और AFN, मैं समझा अफगानिस्तान कुछ लिखा हुआ है. बट प्लीज टेल me about yourself, what you do, what you have studied, and what is this whole like clinical dietitian thing and nutritionist thing? Yeah, so I've studied like a 5-year program in dietetics. It's like a degree of Doctor of Dietetics and Nutritional Sciences. It was a 5-year program. Then I pursued my master's from London. I did clinical nutrition there, and AFN says basically Association for Nutritionists. I'm basically associated with the AFN UK. So my major is in cancer nutrition, cancer nutrition. So I basically had a research where I kind of extracted a component from the olive oil, and the component is known as hydroxytyrosol. So we actually use the pharmacological doses of hydroxytyrosol on cancer, like myeloid leukemia cells. It's like some sort of a blood cancer, right? And after 72 hours of incubating it, we looked कि इसका effect क्या आया of the hydroxytyrosol जो कि हमने olive oil से extract किया था. So it was really effective in treating those cancer cells, basically killing the cancer cells. So 99.8% of the cells were dead by the end of like 2-3 days period. So you did this in a like lab and petri dish or a real patient? No, it was a lab research. Yes. It was commercially bought hydroxytyrosol. We did not literally extract it from the olive oil ourselves because it would have taken a lot of time. So yes, within our time span, like the time limit we had, we kind of did our research. We followed it up. We repeated it for like 6, 7, 8 times to, check the efficiency.
of the research, and yeah, every time it was like 98, 99%, 98%, 99%. So it's really effective. But what came to my mind was, because we only took हमने जो लिया था हमने सिर्फ कैंसर सेल्स लिए थे. We did not see कि जो healthy cells हैं उसके ऊपर क्या effect आएगा हाइड्रोक्सीटायरोसिल का, because it's killing a cell, right? So what if it goes inside your body in a pharmacological dose and it just not kills the cancer cells but also kills your healthy cells side by side? We don't know that, right? So I kind of asked this question from my supervisor. She's Dr. Maria Teresa. She's a cancer biologist herself. She's a PhD doctor. So she kind of said, "Okay, it's a really good topic for your PhD if you want to pursue that." So yeah, there's like kind of a research loophole there that we need to see if it's harmful for your healthy cells or not. And clinical dietitian, what makes you do this route? To be really honest, if I'm being really honest, it wasn't something like, it wasn't my first priority. Acha. I was into arts. I wanted to go to NCA and stuff like that, but it kind of didn't work for me. मतलब workout नहीं किया उस तरह से. The plan didn't work out. I moved to the US. My father was like, if you want to do something in science, not arts. Typical mentality. Pakistani mentality. या इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, something like that. तो खैर उस पर काफ़ी ज़िद अड़ी रही मेरी आर्ट्स की, मैंने आर्ट्स करना है. My father was like नहीं साइंस करना है. तो kind of wasted a year there after FSC. And then अच्छा, interesting thing was that my father was like, even if you go and get yourself, admitted in an art school, I'm not paying for your, fees and stuff like that. I was like, okay. So I kind of did a stunt there. When I went to the US, I kind of took admission in the University of Florida. वहाँ पे जाके ना, I was like, okay, I'll do fashion and design and stuff like that. But when you went there to US, did you go like on a visit or something? Yeah, visit पे गई थी, and I was like, I'll convert it into a student visa and I'll just study there, right? So I went to the university, I talked with them and stuff like that. They were like, yeah, you can pursue it, we can give you the CAS letter and stuff like that, and you can start like studying, right? So I was like, okay. So when the fee came in, like fee मतलब कि वो जब list दिया ना उन्होंने कि first semester, second semester इतना, then I started calculating, अच्छा, okay, if I'm a student here, तो how am I going to, I'm going to work this out. So it wasn't something that was possible. तो don't you feel like अगर आप वहाँ पर side hustle करती हैं, job करती हैं, जो normally लोग करते हैं, you couldn't raise that much of amount for your semester fee? Yeah, wouldn't at all. So फिर I kind of had to, surrender to my father's decision. Why it was so hard on you to just like study arts? I know, but के parents होते हैं, but why he was not giving you this freedom to study what you like studying? He was like, I don't understand, because he was like, nahi, I want to see you as a doctor serving people, because he's like, I want you doing some humanity work, some charity work in the future, because he's really big on, serving people a lot, because he's been serving people a lot, like more than 30 plus years. So he was kind of like, do this, pursue this. Although, like, you could do charity work if you earn a lot from your art side. ठीक है, तो आप अपना जितना earn करें, you can spend a percentage in the charity. Yes. But like, they don't understand, right? Some parents don't understand that. तो फिर I had to surrender. फिर मैंने जो है ना, when a year got wasted, I had not, मेरा इतना वो नहीं था कि मैं इतना पढ़ाई करूँगी, MBBS करूँगी, PDS करूँगी, because I was a careless child. I would do my co-curricular activities. I would study less, and not more than 30 or 40 minutes a day. So that wasn't enough for me to survive a MBBS or BDS. So I kind of just went for like nutritional sciences and Doctor of Dietetics, जो कि एक डिग्री निकली थी, साथ डॉक्टर भी लग गया. And you are allowed to use doctor when you have done nutritional sciences anyways? Yeah, well, my degree says Doctor of Dietetics and Nutrition Sciences. It's literally there, and it's approved by the HEC as well. So is it approved by the PMC, Pakistan Medical HEC? No. HEC is Higher like, Education Commission. Yeah, all the degrees are being like takriban being associated with them or approved by them. But now kind of now they're like, we wouldn't allow this anymore, because we wouldn't, in my daur when I was studying, as such koi wo nahi uthi thi HSC ki taraf se. So luckily my degree got attested, but now it's not allowed anymore.
It's like, unless and until it's a proper MBBS, PDS, you can't. Physiotherapists भी, by the way, pharmacists भी, वो लोग भी लगाते हैं doctor with their name. And I don't think that's wrong because, they're in the healthcare field, So you were in the last batch when you could like use doctor with your name. Yeah. Now, if people are studying nutritional sciences, this degree doesn't exist anymore. Doctor of Dietetics. What is that degree now? What It's they have like changed it was DDNS before. Now it's BNS only. Bachelor's in Nutritional Sciences. So it's a normal bachelor's जो आप chemistry में कर लो, physics में कर लो, या even engineering में कर लो, exactly. right? But then obviously I pursued my master's. That was clinical as well. तो जैसा मैंने start में बोल दिया कि I did cancer, research on cancer. I did my research, and I have done work on pediatric nutrition as well. I have research on that as well. So I've basically written 2 research books by now. So it's basically totally clinical. So by clinical, I mean I have clinical experience. I have clinical kind of education background. So that's how it worked. Okay, so सही है, आपको इजाज़त नहीं मिली and you turned yourself कि यार अब मैंने dietitian ही पढ़नी है because the medical sciences or that is left to serve the humanity. But जब आपने पढ़ाई शुरू की and though this whole nutritionist thing or diet thing, so did you enjoy it in the start या it was very boring कि यार मैं तो artist बनना चाहती थी लेकिन अब मैं जो हूँ क्या लोगों को ये बताऊँगी कि weight lose करने के लिए ये diet है, बड़ा होने के लिए ये diet है और आपको ये supplementation लेनी चाहिए. The day you start studying your whole nutrition career, how it went? Okay, so since I mentioned कि मेरा 1 साल ज़ाया हो गया था, right? So that 1 year that got wasted, that gave me an opportunity to think about it, right? To rethink and kind of दोबारा से मैं एक start लूँ, restart everything, kind of see where my passion is apart from arts. So what came to my mind was कि every other person nowadays is into MBBS, PDS. It's a lot. तो मैंने सोचा कि something that would be popular abroad as well, क्योंकि I had plans and eventually it would come to Pakistan and पाकिस्तान में भी उसका एक नाम हो जाएगा क्योंकि nutrition is slowly awareness आ रही है लोगों के अंदर and people are coming towards this field and kind of approaching nutritionists and dietitians for their health क्योंकि awareness आ गई है. तो nutrition was one thing when I was researching about it कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनका सबसे बड़ा एक जो है ना बॉडी है न्यूट्रिशनिस्ट की एंड इंडिया के अंदर इतना बड़ा वो है. तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया दे आर बेसिकली वर्किंग इन न्यूट्रिशन एंड हर्बल साइंसेस वे बैक लाइक सालों से लाइक सिंस सेंचुरीज. तो मैंने सोचा it's such an old topic and it's such a unique topic and not many people are coming towards this, right? So it's going to be really intriguing, interesting for me to learn something new. And for me, क्योंकि as a Pakistani यहाँ पे इतनी awareness नहीं थी तो I was like okay nutrition that's something so about go for it. तो मैंने admission लिया and luckily I was like admitted, ठीक है. तो फिर and you studied from where? Which university? University of Lahore. I studied from there. So जब first semester went by, second semester में आई तो first semester was basically just basics, so it wasn't that fun, quite boring. But जब second semester आया, third semester, I was kind of developing my interest, ठीक है, मेरा interest develop हो रहा था and by the end of my degree I was really passionate about it then. So that is why I spent so much on my masters. I went abroad and I pursued my career in nutrition. So yeah, now I'm passionate about it. I love doing what I do. Normally if I were to ask you 4 साल में आपने nutrition के बारे में क्या पढ़ा? Well, I can't literally sum it up like छोटे अल्फाजों में, like थोड़े से अल्फाजों में, थोड़े से टाइम में. But this degree which I studied was a combination of like 3 to 4 degrees: food science, food technology, kind of like human nutrition और home economics के अंदर एक nutrition का degree वो part है, subject है, right? So this was like a whole kind of combination of degrees. That's why it was 5 years and it was a lot. तो we studied about drug nutrient interactions क्योंकि जिस तरह के हम medicines ले रहे हैं, ठीक है, तो there are drugs that are hindering with the absorption of nutrients in your body and there are a combination of nutrients hindering with the absorption of other nutrients. So there's a lot of interesting things in nutrition, not just gain weight, lose weight, fitness, and also because this is a clinical side, clinical में ये बहुत important है कि you relate
diet and modified diet to a disease. When I say like I'm an MNT specialist, it's like medical nutrition therapy. So medical nutrition therapy is when you modify a person's diet to their, kind of need of their requirement जो है उनकी disease के हवाले से, उनकी condition से related. So when you modify their diet, you not only improve their quality of life, but kind of relieve the symptoms that they're facing right now. Kind of, और जो कि बगैर किसी disease से आने, they can prevent a lot of diseases that are in their family history. जैसा we know कि हमारी family में heart attack है, हमारी family में hypertension है, diabetes है, अगर IBS है or something like that, तो we kind of, if we go for nutrition, fitness, तो हम वो चीज़ prevent कर सकते हैं. If it's gonna come 5-6 years later in our, blood, और वो हमें हिट करेगी, तो वी कैन लाइक प्रोलॉन्ग दी हेल्थ टू 15-20 years, 25 years, और वो चीज़ हम डिले कर सकते हैं. बट इफ़ यू नो कि आपकी फैमिली में कार्डियोलॉजी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हाउ मच यू कैन लाइक रिमूव दैट और डिले दैट विद गुड nutrition and fitness? Like, is it can be completely removed or minimized? If obviously if you are persistent and you're very aware and you're very conscious about it, so there are people कि जिनको even though it's in their medical family history, they don't ever get any cardiac issues, right? So there's a lot of environmental factors also. हम सिर्फ diet को modify कर लेते हैं, but then again if our diet is good but we're smoking is the number one thing that is going to get you CVDs, okay, like cardiovascular diseases. If you ask any cardiologist on the planet, but the first thing, CVD, smoking link, but don't you feel like people normally relate it to like fats or carbs and this unhealthy food that you eat, like unhealthy food that we eat, that's more relatable to CVD, cardiovascular disease, or the smoking? So let me break it down. So 10% is genetic, any condition in our body. 10% is genetic. 40% और 40 and 60 का रेशो रह जाता है, right? सही है. 60 और 40 में ये कि one is your diet. नहीं, 10% का अगर हो गया, then we have genetic. 90% left, 90. Right? तो उसमें 50 और 40 जो है 50 और 40 exactly, I'm sorry. Yes. 50 और 40. तो उसमें 40% is environmental factors and 50% is dietary factors. I'm sorry, I'm really not good with maths. So when you say 40% environment, so environment से क्या आता है? Environmental factors as in external, जिस तरह आप smoking कर रहे हैं, और even if you're a second smoker as well. Second smoker जो है ना, वो जब exposed होता है smoke के, जब when they're inhaling it, तो obviously when you're somebody beside जो कि smoke कर रहा है, और आप उसको inhale करें, तो basically you're getting affected by it as much as the person smoking it. So these are the environmental factors that come. So it's 40% environmental factors and कितना रह जाता है पीछे? 50%. हाँ, तो 50% comes the dietary percentage जो आपके modifications. And when you say diet, does it include in that 50% fitness as well or just diet? No, obviously it's a combination of fitness and diet. Diet would never efficiently work unless and until you pair it up with fitness. It's not the case for everybody. Some people are fit, their routine is itna tough, and they're going they have a field job, there's stuff like that, they're walking a lot. क्योंकि abroad इस तरह है, बाहर इस तरह के ज़्यादातर लोग prefer to walk instead of taking a bus, or they cycle instead of taking a car. So it's like healthier options of transport. तो उस तरह ये कि it's like unintentional या intentional way of fitness या physical activity that you're adding up to your routine. तो अगर उस तरह है तो obviously वो that's fine. You don't need to have to go to the gym for it. But अगर कुछ भी नहीं है, sedentary lifestyle है, sedentary as in बिल्कुल ही सिर्फ आप घर में बैठे हुए remote working है, तो then you obviously do need physical activity with dietary modification. So if I were to say अगर आपका sedentary lifestyle है, which is today day and age is very common कि सारा काम जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है, टैब्स और ऑफिस से लोग रिमोटली वर्क कर रहे हैं, कंप्यूटर एंड लैपटॉप. So what kind of diet would you suggest या exercise regime you would recommend for those people? So I would suggest कि वो इस तरह की diet लें जो कि fulfilling हो for a longer period of time, ठीक है, जो कि sustained release हो, like add fibers, add protein, इस तरह की carbs या sugar या इस तरह का content ना ले जो कि आपको energy दे फ़ौरन से in 20-30 minutes, and in like 40 minutes you're hungry again. Because if you're going to take that simple carbs in your diet, आप बार बार भूख भी लगेगी, आप बार बार खाना खाओगे या munching करोगे, तो उससे आप sedentary भी हो, बैठे हुए भी हो, बार बार खा भी रहे हो, munching भी कर रहे हो, ultimately you're going to have like
heavy. So what's the problem with instant energy that you get from these foods? For example, जो कौन से foods हैं जो कि आपको instant energy दे रहे Like हैं? simple carbs, when we talk about simple carbs, it's like with you know हमारी minimal हाँ रोटी अगर घर की whole रोटी, wheat है हाँ. अगर if it's whole wheat then it's good, it's got fiber content. But When अगर you वो white आटे का है, When you say whole meat, वो चक्की whole वाला? wheat, yeah, चक्की वाला चक्की आटा? वाला आटा, राइट. Okay. तो चक्की वाले में भी देयर इज यू नो 2-3 किस्म के चक्की वाला. इट्स एक बहुत रेड आता है, रेड ब्राउन, जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है. लाइक इट्स लिटरली नॉट दैट प्रोसेस्ड. और फिर कुछ आते हैं कि जो कि जिनको थोड़ा सा रिफाइन किया होता है, देन इट्स वेरी रिफाइंड. तो गो फॉर द रेड वन, गो फॉर लाइक हाई फाइबर कंटेंट. उससे ये कि आप रोटी कम भी खाते हो, ठीक है. जिस तरह हम कहते हैं कि नो मोर देन यू नो लिटरली 6 inches रोटी, तो आप वो लिटरली उतना अमाउंट भी खा लेते हो, उससे ज़्यादा खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती. बट इफ़ यू आर टेकिंग वाइट आटा या रिफाइंड आटा, तो एक तो आप ज़्यादा पोर्शन में खा रहे हो, वो फाइबर की वजह से, फाइबर ना होने की वजह से फुलफिलिंग फीलिंग नहीं आती आपको, राइट. तो इवन इफ़ यूर बल्किंग अप योर सेल्फ, यू आर नॉट गोइंग टू फील लाइक you've just kind of had enough. तो दैट्स वाई वी से कि आप फाइबर्स और प्रोटीन्स की तरफ जाएं, ताकि एक सस्टेन्ड थ्रू आउट लाइक 2-3 hours आपको वो भूख ना लगे. इवन इफ 2 hours में आपको लगे भी, तो यू गो फॉर अ हेल्दी स्नैक. लाइक यू गो फॉर अ स्मूदी, यू गो फॉर अ फ्रूट, यू गो फॉर अ सैलड, यू गो फॉर अ प्रोटीन बार, खजूर, इस तरह की चीज़ें. तो इट्स लाइक हेल्दी ऑप्शन. इंस्टेंट एनर्जी जो आपको मिलती है, जो सिंपल कार्ब्स की आप बात करें, इज इट नॉट हेल्दी इनफ इन टर्म्स ऑफ कि आपको 30 मिनट्स के अंदर एनर्जी मिल जाती है, राइट? Not because no, I'm not saying it's not healthy. Like for when you're calculating your carbs, obviously जब आप उसमें carbs लेते हैं, तो they are required for your brain. और हमें instant चाहिए भी होता है because our brain like it needs carbs. It needs the sugar जो कि break down होके blood में sugar as sugar जाती है, and that sugar literally passes through your nerves. You know, और वो ब्रेन में जाके एनर्जी प्रोवाइड करती है. तो वी डेफिनेटली नीड कार्ब्स एंड एनर्जी, यू नो. बट सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इज रियली रियली गुड. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. लाइक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ये होगा कि इट विल कीप यू यू नो काइंड ऑफ अवे फ्रॉम मंचिंग अ लॉट. इट वुड कीप यू अवे फ्रॉम ईटिंग लाइक एवरी नाउ एंड देन. तो जितना आप फुलफिल्ड रहोगे, जितना आप यू नो फील यू वुडंट फील हंग्री, तो उतना बेहतर होगा. How much calories are normally required for you and me and a healthy normal person in a typical day जिसका वजन आप समझ लो 70 से 80 kg हो? How many calories is required? So like 22 to 2500 calories is enough. And what is a calorie, by the way? Where is this calorie comes from? What is that? Basically, when a calorie is like when you produce energy by burning a calorie, जो कि आपका temperature rise होता है. The temperature rise, when you calculate or measure that temperature, वो जो burn होके आपकी temperature rise करती है, that's basically a calorie. When you take 1 gram, ठीक है, और उसमें जितना आपका burn होगा, temperature आपका high होगा, वो temperature जो है ना आपको बताएगी कि how much calories is it, how much not. There's a proper formula for it. I'm forgetting it, but like that's the whole process. I feel like 1 gram of carb is like 3 calories, 1 gram of protein is 3 calories, and 1 gram of fat is like 4 calories. Correct me if I'm wrong. Yeah, no, it's like carbs and proteins are 1 gram is equal to 4 calories. Okay. And fat is 1 gram is equal to 9 calories. 1 carb calories. Let's check. It's going to be 4. Okay, yes, you are Yeah, right. 1 gram of carbohydrates is 4 calories. kilocalories. And fat is 1 gram of fat is equal to 9 calories. Oh yes, it's 9 grams. Yeah. Thank you for correcting me. So it means that we have to distribute, हमें distribute करना है among all these 3 macronutrients, our Yes. 2200 to 2500 calories in a day. Yes, and the way to do it is there's a range of percentage that you can modify your diet from. Okay. What happens if you eat more than like 22 to 2500 calories, and what happens if you eat less than that in a day? Depends if what your physical activity is in throughout the day. Like अगर आप ज़्यादा भी ले रहे हैं calories, लेकिन आपकी physical activity exertion ज़्यादा है, तो it's not going to make a difference because you're at the end of the day you're burning all those calories जो कि आप extra ले भी रहे हैं. But if you're sedentary and you're taking more than you require, so obviously it's going to store as fat and it's going to kind of increase the cholesterol in your blood and ultimately lead you to hormonal imbalances. Hormonal imbalances lead to diseases, metabolic diseases, so that's not good. Normally जब आप कहते हो exertion, do you have any idea like कि हम तकरीबन कितनी calories burn करते हैं in 1 hour if we are
एक्टिव वर्कर्स या वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं, जॉग करते हैं या जिम जाते हैं, वर्सेस इफ़ वी आर लाइक हैविंग लाइक ऑल डे इन फ्रंट ऑफ आवर कंप्यूटर, लाइक एनी आइडिया कितनी कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं एक घंटे में? I'm not sure about that. It's because this is related to the fitness field. We usually kind of have fitness coaches in our panel. So fitness coaches usually Last time tell us. I talked to a trainer in the gym, when you do like a good resistance training, you're just But like. I do know that weightlifting loses, helps you lose more fat than cardio. That's a fact. कि अब अगर आप कार्डियो के लिए जाते हैं, the first thing that people go towards is like cardio. It says in general, weightlifting for 30 minutes can burn between 90 and 126 calories depending on a person's body weight. So I think like 90s to 126 is very less. Like ये तो मेरे ख्याल में आप वापस एक क्या खा लो, a scoop of like Baskin Robbins and you can get that back, and you're working 30 minutes like rigorously in a gym and you're just burning that much. The thing is, it's not just physical activity that's burning your calories. It's also the kind of your chemical processes जो कि body में cell में आपकी chemical functions हो रहे हैं, those are also burning calories. Like we're breathing, it takes a whole lot of calories to burn to breathe, to let us breathe. And heart pumping needs a lot of calories it burns a lot of calories for us to breathe. So everything that's going on in our organs and everything that we're kind of utilizing those calories within our body as well. So calories required by body, right? Let's see per hour देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है कि if how much calories are required by our body per hour. 120 to 200 calories per day are required, just like our body to operate. आपका दिल सही तरीके से काम करें, आपके फेफड़े सही तरीके से काम करें, आपका liver and all of that. तो 24 hours में आप तकरीबन समझ लो कि गिव वो टेक 2000 ही बर्न कर लो. And this is like the 2000 calories that you recommend that we also take from our diet as well. So in other words, we are burning 2400 calories and we are taking in 204,000 calories. So it's like the maintenance. Maintenance. We are maintaining. We are not losing. We are not gaining. We're maintaining. We are maintaining. जिस तरह हम हैं, we can work optimally by having the physiques that we have. इससे कम जाएंगे तो you will feel weakness. इससे ज़्यादा करेंगे तो you will gain weight in the form of like fat around your abdominal area and hip areas, right? Yes, right. So what would you say to a healthy person who don't want to get heavy or lose muscle mass कि यार आपने इससे ज़्यादा नहीं खाना जो आपकी 2400 या 2200 की maintenance calories है, just stick to that. हाँ, so if you want to know your maintenance calorie count, तो आप you can multiply your 25 calories per kg per body weight हमें चाहिए. 25 calories per kg per body weight. So you multiply 25 with your body weight basically. So that would give you the result कि आपको कितनी calories basically चाहिए. So for every individual it's different. I'm 50 kgs तो मुझे 50 multiplied by 25 कितने चाहिए, ठीक है? You're 80 or whatever तो आपको 80 multiplied by 25 जो चाहिए. तो that's and is it an accurate formula? It's just an idea. No, it's not an idea. It's a formula. Okay, so let's see how much I need in that case. Yes, you multiplied for 25. 1750 calories. Yes. I need. Maintenance. This is maintenance dose. As you are now. तो अगर कोई underweight है और वो ये calorie count कर रहा है अपना, तो वो underweight ही रहेगा क्योंकि वो calorie count. So if in order to gain weight, you in this formula जब आपका एक रिजल्ट आ जाता है कि 2000 कैलोरीज है कितने, if you want to gain weight you need to go for at least 400 to 6 या 800 calories extra. Surplus. हाँ, surplus 400 से 800 calories surplus चाहिए आपको to gain. And if you want to lose weight, you need to at least minus 300 to 400 calories in your diet. But when you say कि हमें 400 से 600 तक surplus में जाना चाहिए, 400 से 800, we will gain muscle mass or fat mass? That totally depends on your dietary modification method जो कि आपने plan किया हुआ है what you're having. If you're having a high protein diet, then obviously you're going to gain muscle and healthy weight. If you're going to just have a keto, keto diet जिस तरह है, it's a fat diet, it's a crash diet. I don't believe in keto diets. So it's going to ultimately, ruin your liver health and stuff like that. And even if you gain, it's not going to be healthy weight.
what do you do in keto normally? Like what this diet is based on? What is the concept of keto diet? It's a fat based diet. Like you take most of your calories from fat, okay? And it may be healthy fats, it may be a combination of healthy and non-healthy. It totally depends on the individual following a keto diet, right? And for most individual, it's like an easy kind of a way because it keeps you fulfilled. Fats, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि something that keeps you fulfilled. So you kind of follow a diet where you're having a lot of fat, a minimal amount of carbs and proteins, ठीक है? So you're surviving on fat basically. So you're consuming fats and you're burning fats. That's how the people say that keto works. Mm-hmm. But क्योंकि the fat is absorbed in our intestines and kind of go through our liver and stuff like that, so the liver के ऊपर it's kind of a stress. Because the normal function of liver is like protein ko karna and then doing a gluconeogenesis. If there is no energy or no food and you're in a starvation mode, तो वहाँ से energy produce होती है liver से, right? So if you're taking excess fat, then some of it is stored in the liver and some of it goes to your blood to give you energy. So the thing that the amount that is stored in your liver is going to lead to ketosis and kind of ketone acids produce होंगे, ketone bodies produce होंगे, and that leads to fatty liver. And fatty liver and low function and deteriorated function of liver. So basically, people go in coma after prolonged, following prolonged period of time this keto diet. तो coma में भी चले जाते हैं, and most of the people, lose their livers because of this diet. So it's kind of crash. So consuming, अगर हम बहुत ज़्यादा consume करते हैं fats को, that gets accumulated on our organs. This is what you're saying? Yes, it's called ectopic fat. Yeah, it's called ectopic fat. If it does not show on your subcutaneous fat, like subcutaneous is like under our skin, okay, right? अगर आपके fat body में physically नहीं नज़र आ रहा, it's going to be ectopic. Ectopic means on your liver, inside your organs. Fat upon your liver, but upon your organs inside your body. तो वो it's not physically apparent to you. It's internal. तो internally fat deposits on your liver मतलब कि fatty liver हो गया. Internally deposits on your kidneys. तो वहाँ पे आपके cortisol function ठीक नहीं होता, तो वहाँ पे hormonal जो है ना imbalances आ जाते हैं because kidney से भी हमारे hormonal regulations होती हैं. And then on your heart there is a layer of covering of healthy fat. तो अगर there is a lot of fat, तो if it gets deposit on your heart, तो वो आपके heart के pace को kind of स्ट्रेस आउट करती है, आपका हार्ट बीट का थोड़ा सा अप एंड डाउन, तो योर इको इज़ नॉट गोइंग टू बी रियली हेल्दी. तो मल्टीपल थिंग्स लाइक दैट. पैंक्रियास के ऊपर भी यूजुअली आ जाता है फैट, एंड दैट लीड्स टू imbalances of hormones as well and indigestion. But when you say fats की भी तो बड़ी किस्में होती हैं. What kind of exact fats you're talking about जो कि internal organs में आती हैं, problems create करते हैं? Because there are good fats and there are bad fats. So bad fats तो सही है, समझ में आता है, that will create problems for your internal organ. If you look healthy, अगर आपकी स्किन के नीचे जो है, if you're a slim person, आपकी स्किन के नीचे फैट नहीं है, subcutaneous जिस तरह आपने कहा, but if inside, above the organ, inside the body, so what is causing that fat to appear on the organ in the first place? What kind of fats contribute towards that? Okay, when we say you have a high lipid profile, when you go and get your lipid profile test done, उसमें आपको आ जाता है कि HDL level कितना है, LDL level कितना है, तो usually your LDL level is high. LDL is bad cholesterol, and there is HDL, there is LDL. Okay. When you have healthy fats in your diet, तो वो आपके HDL को high करती है, like high as in healthy. It's healthy. It's healthy overall. Yeah, it won't deposit anywhere. It would not kind of make clots. It would not make blockages in your veins or stuff like that. So that's HDL. Like the oil in the fish. The oil in the fish, like polyunsaturated fats, yes. Or there's monounsaturated fats. There are medium chain triglycerides. There's cis fat, there are CIS fats कहते हैं, ठीक है. तो these are all the healthy fats. And जिस तरह DHA हो गया हमारा, EPA हो गया, तो all of these are omegas, ठीक है. तो these are our healthy fat जो कि HDL को हमारे regulate करती है. And then there's bad fat. There's bad fat as in saturated fat आ जाता है, ठीक है. सैचुरेटेड फैट भी जो प्रोसेस्ड फैट है, और जो कि हमारे प्रोसेस्ड खानों के अंदर है, जो कि बहुत रिफाइंड ऑयल्स के अंदर है, इवन ऑयल्स के अंदर जो है ना, वो भी अनहेल्दी की तरफ जाता है. इट्स नॉट सैचुरेटेड बट इट्स अनहेल्दी.
So, and that also kind of comprises of the vegetable oils that we use. So, vegetable oils नहीं, आप seed oils की तरफ चले जाएं. You can go. नॉर्मली हमारे पास जो मार्केट्स में जो ऑयल मिलता है, पहले तो हम कहते थे ना घी जो होता है, जो सॉलिड फॉर्म में होता था, फिर आप उसको वो खाने में डालते थे, वो पिघल जाता था. उसके तो लोग खिलाफ हैं. उसके तो मेरे ख्याल में डॉक्टर भी रिकमेंडेशन नहीं देते हैं तो यूज़ दैट पर्टिकुलर घी. सही है, घी जो कि आपका नॉर्मली हाइड्रोजनेटेड. यस. देन यू आर टॉकिंग अबाउट के जो कि प्रोसेस्ड वेजिटेबल ऑयल्स हैं या ऑयल्स हैं जनरली इन द मार्केट. एंड लेट्स सेपरेट दैट फ्रॉम द ऑलिव ऑयल डिस्कशन. अगर आप मार्केट में जाते हैं एंड यू सी लाइक एक शेल्फ है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑयल्स पड़े हुए हैं. सो हाउ वुड यू नो, बिकॉज यू हैव अ कनोला ऑयल, आपके ऊपर तो उसके ऊपर तो ब्रांड लिखे होते हैं, डालडा का ऑयल और XYZ के ब्रांड्स के ऑयल. सो हाउ वुड यू नो कि इसमें कौन सा हेल्दी है, कौन सा अनहेल्दी है? So, the seed oils that you get do not come in like big packages. Seed oils do not come processed. Like इतने बड़े इंडस्ट्रियल्स के प्रोसेस होके नहीं आते. 5 लीटर के और 10 लीटर के डब्बों में नहीं आते हैं. इतने आएंगे. There are basically like 500 ml में आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, या फिर 1000 ml में आ जाएगा. It's going to be bottles of glass or something like that जिसमें seed oils हैं. Basically like sesame seeds हो गए, sesame seed oil हो गया, ठीक है, और कुछ mustard seed oil भी हैं. तो there are like these oils जो कि seeds से extract किए गए हैं. Those are a healthier option than vegetable oil, जिस तरह कि हम sunflower oil ले रहे हैं या फिर kind of और भी मार्केट में इस तरह आ रही हैं. और the seed oils. Well, because comparatively they are expensive because they come in a smaller packaging and you can't take them in bulk. So if you can't take them or buy them in a bulk form, तो obviously they're going to be expensive. और कुकिंग के लिए यूज होता है जिस तरह आपके जो ट्रेडिशनल ऑयल्स हैं जो कंपनी से रिप्लेस कर सकते हैं. Yeah, you can substitute them. Okay, so you are saying जो हमारे पास इंडस्ट्रियल ऑयल्स हैं जो कि बड़ी पैकेजिंग में आते हैं, they are completely unhealthy? Well, on a scale of 1 to 10, let's do it this way. On a scale of 1 to 10, how unhealthy is the industrial canola oils and XYZ जितने भी आपको शेल्फ पे मिलते हैं 5 लीटर के, 10 लीटर के या 3 लीटर के for that matter oils? If in one meal you're not taking more than 2 tablespoons of that oil, right? Okay. More than 2 tablespoons of that, then it's not going to be that unhealthy or that dangerous to your health. But if you're taking more than 2 tablespoons in one meal at a time of those oils, refined oils in your diet, then it's going to be a problem. But you are eating 3 times a day, 30 times in a month. So it's 90 times a month that you are eating that amount of processed oil. Is it healthy or not in a month? The amount that I mentioned, yes. तो अगर आपने कहा कि अगर 2 टेबलस्पून आप ले रहे हैं एक मील में, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा, तो it's under the threshold line. But if you're frying stuff in it, if you're kind of like deep frying in it and you're kind of like, जिस तरह हम घी में ज़्यादा घी या तेल डाल के कढ़ाइयाँ बना रहे हैं, and you're kind of like our cooking methods, conventional cooking methods जो हैं, उसमें हम ऑयल हर नवाले के साथ 2 टेबलस्पून ले रहे हैं. तो हर नवाले के साथ शोरबा, द ऑयल शोरबा. तो इट्स लाइक जब हम हर नवाले के साथ ही 2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून ऑयल ले रहे हैं, तो व्हाट इज गोइंग टू डू टू योर डाइट, टू योर हेल्थ? सो व्हाट इट डज टू योर हेल्थ कि अगर आप जो हैं 2 टेबलस्पून से ज़्यादा ये प्रोसेस्ड ऑयल ले रहे हैं, व्हाट हैपन टू योर हेल्थ? व्हाट ऑर्गन्स इट इफेक्ट्स ऑन? सो अगेन लिवर आपका इफेक्ट होता है, ठीक है, फैटी लिवर आ जाएगा, हाई कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा. व्हेन हाई कोलेस्ट्रॉल हिट्स यू, जब आपका LDL लेवल हाई हो जाता है तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस आते हैं. इनफर्टिलिटी इन वुमेन, दे कॉज इनफर्टिलिटी एज वेल. अगर कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, आपका ओवेरियन हेल्थ ठीक नहीं होता, ठीक है, तो उस वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से आप कंसीव भी नहीं कर पाते. बिकॉज फॉर अ वुमेन इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपका हार्मोनल बैलेंस मैनेज रहे आपका, क्योंकि हमारा थ्रू आउट द मंथ फॉर अ फीमेल स्पेशली ये है कि हमारे हार्मोन्स और हमारे जैसा मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन. वी हैव अ लॉट ऑफ मूड स्विंग्स. दैट्स बिकॉज हमारे हार्मोन्स जो है ना, थ्रू आउट द मंथ हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलावा इफ़ आई वर टू आस्क यू, आप मेंस्ट्रुअल साइकिल को निकाल दें तो जो हार्मोन्स होते हैं एक मर्द के महीने में और औरत, मेंस्ट्रुअल साइकिल सेट असाइड, what is the difference in the up and downs of a men's and women's hormonal thing? So a female naturally has more body fat than a man, ठीक है.
Naturally, if you search it on Google now, there is more naturally present body fat in a female body than a man. तो in females अगर वो maintenance के लिए fat, healthy fat ज़्यादा ले भी रही हैं, they're taking external supplements like fish oil and stuff like that, so it's not going to be as harmful for them as it is going to be for a man. For a man, dietary modification is more important than it is for a female. But I have seen a lot of people, especially men, with big bellies, they're obese comparatively to women. So मुझे लगता है कि मर्दों में that is because हमारी fat की distribution different है. हाँ. For a man, fat is distributed different than as compared to for a female, you know. Male का तो मुझे समझ में आता है कि belly part. हाँ, for women, what it is? For a man, we call it apple shaped body. Apple as an apple, you have in one specific area fat deposit होता है, like your lower abdomen, belly, yes, belly, right? And for female, it's pear shaped. Pear shaped. I don't want to hip do it. Areas in the hip areas, in the thigh areas. In the hip area, in the thigh area, in the breast area, and somewhere to make it proportional, आपके breast and आपके जो shoulders हैं, they kind of to make a well balanced proportion. तो इस तरह आपका जो है ना वो fat deposit होता है, you know, here and back. Or and is it something जो कि अल्लाह की तरफ से yes, है? Yes, definitely, right? obviously, yes, it's natural. So this distribution is all natural. All natural. It's you cannot change it. No, you can modify it through exercises. Some like squats हम करते हैं, you know, to kind of increase our lower, body shape. और जिस तरह कि आप men push up करते हैं to, you know, kind of gain that shoulder mass. So with fitness and with exercises, you can kind of modify and you can kind of show or give a pathway to the fat to go somewhere and deposit somewhere else. क्योंकि जहाँ से आप जो area hit करते हो exercise में, वहाँ से जब energy use होगी तो वहाँ पे, you know, it's going to be the area affected most. So you can kind of shape your body. जैसा कहते हैं fitness में shape your whole body. Yes. So that's how it works. So oils, the जो कि available है market में, they are not that healthy. Not much. So the option that people have is like the seeds oil, right? But again, they are expensive. They're expensive. Is there any way we can cook without oil? Well, of course. Like the kadais that we make, the khana that we make, the dalein that we make, the sabziyan jo hum khate hain. Can it be done without oil? Well, it's not going to have that quality or that आउटकम जो कि आप हम चाह रहे हैं कि वो कढ़ाई अगर आप दूसरे तरीके से विदाउट ऑयल पकाएं कोशिश करें भी तो इट्स नॉट गोइंग टू हैव दैट टेस्ट जो कि हमारा है. वेरी टेस्टी. टू बी फ्रीकिंग ऑनेस्ट विद यू, माय वाइफ डज दैट. शी we just tried and it was super delicious. देखो, if अगर आप एक काम करो, you take oil, take a tablespoon and just try it, just drink it. Does it has any taste? No, not really. Then how it does? ये किस तरह आपके खाने में टेस्ट ऐड करते हैं? You kind of add the condiments and spices जो कि make it healthy. So if you don't add oil, right? और अगर आप it still can be tasty. Why not add the same spices, right? क्योंकि ऑयल का तो अपना कुछ भी टेस्ट नहीं है ना, right? So हमने ये करके देखा. But don't it like brings out the flavor from the food? Like अगर आप ऑयल में deep fry कर रहे हो something really bland, like you throw just a raw chicken in there and you fry it, it's ultimately going to taste good. लेकिन मैं उन खानों की बात कर रहा हूँ जो कि deep fried नहीं है. आपकी कढ़ाई तो deep fried नहीं होती, आपकी बिरयानी वगैरह या जो आप खाते हो वो तो डीप फ्राई तो नहीं होती, वो तो आप बनाते हो. घी का एक अपना टेस्ट होता है, वो अगर आपने बिरयानी में थोड़ा, वही तो मैं कह रहा हूँ, घी का कोई टेस्ट नहीं होता है. अच्छा, घी का आई टोल्ड यू जस्ट ट्राई इट, जस्ट 1 tablespoon. वो जो आपका कमर्शलाइज्ड ऑयल है आप लो. आई एम नॉट श्योर अबाउट जो आपके सीड्स ऑयल हैं, बट जो कि नॉर्मल मार्केट में ऑयल है, जस्ट have like a tablespoon of that. आपको seed oil are really flavorful. हाँ, very flavorful. But जो कि if you are not using oil, अगर आप oil use नहीं कर रहे हो खाना बनाते वक्त, it's very difficult to cook that way. Because वो क्या करते हो कि आप जो है वो continuously पानी ऐड करते हो या टमाटर का जो जूस होता है वो ड्राई अप होता है, मज़ीद डालते हो, right? So the cooking without oil, it's like थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा सर पे खड़ा होना होता है. बट इफ़ यू हैव टू डू इट ऑन अ बिग स्केल कि आपके 10 मेहमान आ गए, देन इन दैट केस इट इज़ डिफिकल्ट. 2-3 बंदों के लिए तो समझ आ जाता है. बट अगेन इट ऑल कम्स डाउन टू के हाउ कमिटेड यू आर टूवर्ड्स मेकिंग योर फूड, और जो कि बना रहा है इज़ ही अवेयर ऑफ इट, या उसको उस तरह की कुकिंग में मज़ा आता है या नहीं. बिकॉज अगेन अगर आप
के घर में काफ़ी बंदे हैं तो फिजिकली थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या जो बंदा खाना बना रहा होता है ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. दैट इज़ व्हाट आई हैव सीन. बट ऑन अदर हैंड साइड वी डू हैव ऑलिव ऑयल्स. इज इट हेल्दी टू कुक विद, और उनकी क्या स्टोरी है? Olive oil, I would still suggest कि olive oil की जगह sesame seed oil आप use करें, because the boiling point of olive oil is not higher than the sesame seed oil. जितना boiling point higher होगा ना एक oil का, तो उतना वो healthy और safe होगा. हाँ, ठीक है. तो sesame oil ये है कि उसका बहुत ही threshold बहुत high है, और you have to like literally boil it for like so many minutes in order to gain that steam from the oil. तो it's healthy, वो बहुत जल्दी burn out नहीं होता. But olive oil, after some time it starts getting burning out, like वो fumes आना शुरू हो जाते हैं. तो sesame seed oil has a higher boiling point, तो it's a healthier option than olive oil if you use for cooking. So olive oil में भी हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है. एक्स्ट्रा वर्जिन है, लाइट वर्जिन है. Are you talking about them generally? There is an olive oil that comes for just a salad dressing, and then there's one that you use for cooking. So there are two different kinds. You can't use the dressing one for cooking. You can't use the cooking one for dressing. They're two different process different to make it kind of useful for that particular process. Undergoing a cooking method is going to be giving it heat and एक boiling point को achieve करना है आपने. तो वो और ड्रेसिंग के लिए आप यूज़ करें तो you're not boiling it, you're not heating it up. तो वो उस तरह से you don't need like kind of और आपको लगता है कि हमारे पाकिस्तानी खानों में हम ऑयल को कुछ ज़्यादा ही गर्म कर देते हैं, सो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट को बड़ी आसानी के साथ पहुंच जाता है? हाँ जी, हमारा असल में मसला ये कि हम भूनते बहुत हैं चीज़ को. कहते हैं ना कि आधे घंटे तक मसाले को बनाते रहें जब वो सारा, तो उसमें इतना, क्योंकि ये जब हम पढ़ रहे थे ना कि कुकिंग मेथड्स में, तो इट्स लाइक हमारे पुराने वक्तों में भी ऐसे ही होता था. यू टुक अ पॉट, ठीक है, यू टेक अ पॉट एंड यू ऐड योर वेजिटेबल्स, कॉन्डिमेंट्स, स्पाइसेस, मीट मेजर जो भी आपने पकाने, सारा कुछ एक साथ डाल के ढक्कन रख के मीडियम लो फ्लेम पे उसको पकाएं. तो उसमें ऑयल सब कुछ है. इट्स नॉट गोइंग टू राइज टू दैट टेम्परेचर जिसमें वो बर्न आउट होना शुरू हो जाए और वो अनहेल्दी एक तरह की तरफ चला जाए, बल्कि वो उसके अंदर जो वेजिटेबल्स आपने ऐड किए होंगे, जो कि आपने स्पाइसेस वगैरह ऐड किए होंगे, वो स्टीम के साथ भी कुक और मॉइस्ट और सॉफ्ट हो जाएंगे. तो वो जो अगर आपने मीट डाला हुआ है, दाल डाली हुई है, सब कुछ, तो वो खुद ही अपने स्टीम के अंदर पक जाएगी, राइट, विद लो मीडियम फ्लेम. तो दिस इज़ अ हेल्दी कुकिंग मेथड. और दूसरा ये कि एवेपोरेट नहीं हो रहे आपके जो उसके अंदर के जो कुछ आपके मिनरल कंटेंट है या कोई आपके विटामिन कंटेंट है, वो आपका एयर में नहीं जा रहा है. जस्ट लाइक इट्स नॉट वेस्टिंग आउट. तो इतना ज़्यादा भुनना भी नहीं पड़ता. यू जस्ट वेट फॉर द फूड टू कुक एंड यू काइंड ऑफ जस्ट टेक इट ऑफ द स्टोव. तो ये जिस तरह हमारा मेथड है ना कि पहले जाके प्याज भूनो, फिर टमाटर उसके बाद भूनो, फिर मसाले भूनो, फिर उसके बाद एंड में चिकन डाल के वो पकाओ. तो दैट्स काइंड ऑफ इट डज लीड टू बर्निंग आउट ऑफ द ऑयल. आपको क्या लगता है, इफ़ वी टेक गुड प्रैक्टिसेस व्हेन कुकिंग हमारा पाकिस्तानी फूड, स्टिल हेल्दी है हमारा पाकिस्तानी फूड, या जो नॉर्मली आप देखते हो वेस्टर्न कल्चर में, या जो आप सैलड्स देखते हो, चिकन सैलड्स और 100 किस्म के सैलड्स होते हैं, या मेडिटेरेनियन डाइट्स होती हैं, या पेलियो डाइट्स होती हैं, या पेस्किटेरियन डाइट्स होती हैं, बहुत किस्म की डाइट्स होती हैं. इफ़ यू कंपेयर दैट अपने पाकिस्तानी वाले ट्रेडिशनल डाइट के साथ, और सही है, आपकी एडवाइस हम ले लेते हैं कि ऑयल को बहुत ज़्यादा बॉयल अप नहीं करना, हीट अप नहीं करना, सारी चीज़ों को तरीके से रखना है, अच्छा ऑयल इस्तेमाल करना है. Still, which diet is superior comparatively? Mediterranean diet. Mediterranean diet is the best diet of them all. क्योंकि Mediterranean diet में आपके पास फ़िश भी आ जाती है, ठीक है, उसके अंदर आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एंटीऑक्सीडेंट रिच ऑयल्स आ जाती हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच सोर्सेज आ जाती हैं, जिस तरह ऑलिव्स, रॉ ऑलिव्स लेते हैं वो लोग, ठीक है. दे टेक ऑलिव ऑयल अलॉट, दे टेक फेटा चीज़, उनके डेयरी प्रोडक्ट्स में उसके अंदर चीज़ की बहुत वैरायटी होती है उनके साथ मेडिटेरेनियन ऑप्शंस में, और फिश की वैरायटी होती है. देव गॉट मल्टीपल वैरायटी ऑफ ऑप्शंस एंड स्टफ. देर लाइक kind of having breakfast with olives and cheese and kind of a sourdough bread जो कि kind of खमीरी bread है, and it's rich and packed with B vitamins which is really good for your blood. तो खमीर वो वाला जो नॉर्मली थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट करता है, थोड़ा सा कड़वा सा टेस्ट करता है, यू आर टॉकिंग अबाउट दैट? दैट्स द sourdough one. Sourdough is the original खमीर, जिस तरह आप कल्चर लेके उसमें डाल के प्रीवियस बैच जो था आपका खमीरी रोटी का, उसी में से रोटी आप फ्रेश बैच में डाल के तो दोबारा उसको कल्चर करते हैं, लाइक फर्मेंट करते हैं. तो दैट्स sourdough. लेकिन हर बार जब आप यीस्ट डालते हैं ना, दैट्स नॉट sourdough, इट्स जस्ट kind of you can say बस fermented, not a culture sourdough but like kind of fermented food. जो हमारी
चले अब आई डोंट नो मेडिटेरेनियन डाइट इज लाइक इन विच कंट्रीज नॉर्मली, कितने कंट्रीज में जिस तरह मेडिटेरेनियन एज इन हमारे जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं जो कि जिसमें सी शोर्स के साथ हमारे टच हुई हुई हैं, ठीक है, आपके इसमें आपका डाइट आ जाता है, लेबनीज़ डाइट भी आ जाता है इसमें, आपका जितने भी हमारे रिच मतलब कि ऑलिव्स और ये सारी चीज़ें किन डाइट्स में होती हैं, व्हाट आर दिस मेरे ख्याल में ओके सो दोस मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ भी है ना. हाँ बिल्कुल, आई एम फॉरगेटिंग व्हिच कंट्रीज आर देयर. यस, मेडिटेरेनियन हाँ, तो इन दोज कंट्री दिस डाइट इज़ बेसिकली देयर स्टेपल. So it's basically they've got the Arabian Sea to themselves. They've got the Caspian, I don't know, but like it's like they've got more food from, and they've got an olive production as well. बहुत ज़्यादा, and they're more into cheeses. They're more into healthy options of meat, protein. Tofu भी use करते हैं. They use a lot of fermented foods as well. तो it's kind of like they're बचपन से उनकी एक डाइट ऐसी है, उनका कल्चर ऐसा है कि उनकी डाइट इस तरह है. तो there is like a literally minority of population जिनको कैंसर है, like because of you know so much olive in their diet, उनकी कैंसर भी नहीं है उतना प्रेवलेंट उन कंट्रीज के अंदर. डाइट का कैंसर के साथ क्या ताल्लुक है? Oh, that's my favorite topic. हाँ, what is the linkage between कार्डियोलॉजी की तो समझ आती है बिकॉज वो आपका फैट है, वो आर्टरीज में जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है, बट जो आपकी डाइट है उसका ताल्लुक कैंसर बनाने में कैसा है? Did you know that when we eat food, we're basically eating genes? Genes. Like genes, we're made of DNA, genes. Haan, yes. We're made of DNA. And the fruit and vegetable that we're eating, that's also made of DNA and genes. Of vegetables DNA? Yeah, their own. Jis tarah, because they're also living beings, right? Yeah, they are, right? So they have the DNA and they have the genes as well. Achha. So when we eat those genes and we take that DNA in our body, वो हमारे genes और हमारे DNA को nourish करती है in a way, ठीक है? Because we're having a diet. तो वो नरिश करती है. If you're taking something that has altered the DNA structure or the genetics of that fruit or vegetable और या meat, ठीक है, cooking methods की वजह से ही होता है जब alter होते हैं genetics, और वो आप altered genetics आप ले रहे हैं, तो जब altered genetics आपके genetics के साथ combine होंगे तो वो ultimately आपके genetics को in a period of time, in a longer period, in the longer run, आपको वो genetics जब आपके ऊपर आना शुरू हो जाता है, जब डोमिनेंस करना शुरू होते हैं आपकी बॉडी को, तो क्योंकि इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर, राइट, जो आपका कैंसर है, तो इट्स दैट्स हाउ यू गेट कैंसर बाय ईटिंग मॉडिफाइड एंड अल्टर्ड वर्जन्स ऑफ फूड बिकॉज ऑफ आवर अनहेल्दी कुकिंग मेथड्स. जेनेटिक्स अल्टर हो गए एंड वी आर ईटिंग इट एंड इन आवर बॉडी इट्स kind of खराबियाँ करी हमारे जेनेटिक्स के अंदर. दैट्स हाउ यू गो टूवर्ड्स कैंसर. दैट्स हाउ योर अनहेल्दी सेल प्रोडक्शन इज़ मल्टीप्लाइड. एक DNA आपका अल्टर हो गया, एक जीन जेनेटिक्स का जीन आपका अल्टर हो गया, वो अल्टीमेटली वो सेल जिसके अंदर वो अल्टर्ड DNA या जीन है, ठीक है, DNA है, वो मल्टीप्लाई होता रहेगा. एंड when it's multiplying, it's making a lump of disease in your body. That's cancer. बट अगर मैं आपसे एक परसेंटेज का पूछूं कि हाउ मच ऑफ दिस बैड ईटिंग हैबिट्स कंट्रीब्यूट टू लाइक हाउ मच, अगर आप जो हैं 50% आपकी डाइट अनहेल्दी है, राइट, आप फ्राइज़ भी खा रहे हो, प्रोसेस फूड भी खा रहे हो, आपकी जो कुकिंग है वो भी अनहेल्दी है, कितना कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स डेवलपिंग एनी काइंड ऑफ कैंसर? 60%. क्योंकि मैंने इस तरह पहली परसेंटेज दे दी आपको. 10% इज़ जेनेटिक्स, ठीक है, एंड 40% इज़ एनवायरमेंटल एंड 50% इज़ फ्रॉम फूड. तो ऑब्वियसली दैट्स 50%. सो इफ़ वी डोंट, सो आर यू सजेस्टिंग कि हम जो वेजिटेबल्स वगैरह लेते हैं, जो बना कर जिस तरह खाते हैं, वी शुड ईट देम रॉ? Well, raw is the best option that you can go for. For all kinds of vegetables? No, not all kinds of. Obviously, you need to cook some of the vegetables. आप हर वेजिटेबल को रॉ नहीं खा सकते. जिस तरह हम लौकी, कद्दू और ये तरह की चीज़ें नहीं खा सकते. बट जो टर्निप है, जो जिसको टेपर कहते हैं, शलजम, टेपर पश्तो में कहते हैं, टेपर पश्तो में कहते हैं, शलजम उर्दू में कहते हैं. तो खैर we'll call it taper. We also call stupid people also taper. If you know. That's right. शलजम उर्दू में बोलते हैं. So टेपर को आप कच्चा भी खा सकते हैं, पका के भी खा सकते हैं. That's one thing that you can eat as raw. देखो, कुकुम्बर भी आप रॉ कर सकते हो. Can you eat tomatoes raw? Is it preferred to eat tomatoes raw? Well, yeah, there's nothing wrong, क्योंकि salads में लोग जाते हैं. सैलेड के पत्ते भी आप खा सकते हो, खेल के पत्ते भी खा सकते हो. What about mushrooms? Mushroom you have to cook them? No, you can eat them raw.
Like you don't have, like when you cook them you basically shrink them because उसके अंदर जो water content होता है ना वो cooking के साथ seep out हो जाता है. And when the water content seeps out, the mushrooms shrink basically. So basically people cook it to get the richness of the flavor of the mushroom because when there's a lot of water content in the mushroom, you don't really feel the, you know, the taste that it the juiciness that it has, right? Yeah, the juiciness, that is it. So when you cook it, it gets shrinked, but it gets a lot of flavorful, right? What about like cauliflower, जो हमारा बंद गोभी होता है? You can eat cook it? Do we have to cook it or eat it you raw? can eat it raw as well. You can, like, it's like broccoli, eating broccoli raw. अच्छा, ब्रोकली को भी आप रॉ खा सकते हो. What about we don't cook broccoli anyway. We just steam, like what people like steam it, grill it or something like that. Salt it. I love eating it raw. I love broccoli raw. It's really good. और जो एक तो फूल गोभी होता है, एक बंद गोभी होता है. You can also eat that raw? Yeah, you can. What vegetables हम raw नहीं खा सकते हैं? उसको लाजमी कुछ ना कुछ लेवल पर जाकर बनाना. करेले. करेले हम रॉ नहीं खा सकते, ठीक है. और भिंडी नहीं खा सकते रॉ. तो पोटैटो रॉ नहीं खा सकते. पोटैटो नहीं खा सकते. हम कचालू भी रॉ नहीं खा सकते, राइट? अरवी, कचालू पश्तो में. कचालू पश्तो में होता है. अरवी अरवी बोलते हैं नबीन. उर्दू में अरवी. कचालू नहीं बोलते. हाँ, कचालू पश्तो में बोले आप. One word for you, one for me. We are equal. So what other vegetables that we have to cook? अरवी हो गया, आपका भिंडी हो गया, आपका आलू हो गया. So they're like common sense. Use common sense जो कि आप खा के आपको फील हो रहा है. But अरवी, हाँ, yes. But again, if you were to clarify that कि कौन सी, अब to be frankly honest with you ना, when you said like broccoli या जो आपका फूल गोभी होता है, I thought यार उसको बनाना ज़रूरी है because like it's like not that easy to eat a lot of it, right? To chew it for that long. That's because the जब whole वो आप point. बनाते हो, आप वो soft हो जाता है, वो easily आप chew कर सकते हो. That's the whole point of eating vegetables raw. जब हम कहते हैं ना raw vegetables खाएं, you can't eat much of it. But when you eat them to a certain amount, it gives you a feeling of fulfillment, right? तो जब आप कुक करके खाते हो तो you basically ingest a lot of, the quantity is a lot basically. तो जब रॉ वेजिटेबल्स खाते हो तो आप फाइबर भी आपको मिल जाता है और न्यूट्रिएंट्स जिस तरह हैं वैसे एज इट इज़ आपको मिल जाते हैं, यू नो, एंड इट्स एब्जॉर्ब्ड एज वेल. तो ईटिंग लाइक इन अ फाइबरस रिच अमाउंट and taking it raw is basically like eating in a you know, efficiently sufficient quantity and kind of absorbing the nutrients efficiently in your body. So that's how it works. Okay, so ये तो आपकी वेजिटेबल वाली साइड हो गई. नॉर्मली चिकन्स के बारे में लोग कहते हैं कि यार पाकिस्तान में या वैसे भी इंडस्ट्रियली अगर आप इसको देखो ना, 40 साल में इतना बड़ा बन जाता है, डे नंबर 1 पे ये होता है. लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देसी मुर्गी को देखो तो यार उसको कितना टाइम लगता है ना एक उस लेवल पर आने के लिए जहाँ पर आपका एक ब्रॉयलर चिकन होता है. तो व्हाट्स योर टेक ऑन द चिकन के जो चिकन मीट होता है, द वे वी रेज इट, द वे इट इज़ इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस, इज इट हेल्दी चिकन? Well, there's nothing wrong in taking industrially because produced. वो कहते हैं इसको इंजेक्शन लगता है, I'm not sure, it's steroids and what not, like वो उनकी जीन्स का हिस्सा बन जाता है, then you eat that food that alter your gene as well and eventually cause any kind of disease. What's your take? हाँ, it's not practically possible to do that. अगर आपका 2 लाख चिकन का फार्म है, ठीक है, आप हर 2 लाख चिकन्स को किस तरह इंजेक्शंस लगा सकते हो? It's not practically possible if you look at it. But if you add like I don't know chemicals or steroids to their feed. हाँ, फीड से हो सकता है. इंजेक्शंस वाली बात बिल्कुल गलत है कि क्योंकि इट्स नॉट, क्योंकि आप खुद भी अपना कॉमन सेंस यूज़ करें ना, क्योंकि जब फार्म्स होते हैं उसमें सिर्फ 2-4 चिकन नहीं होते, इट्स लाइक लाखों के तादाद में होते हैं. तो किस तरह लाखों के तादाद में इंजेक्शंस लगाए जा सकते हैं उनको, ठीक है. तो हाँ, फीड में अलबत्ता हो सकता है सम कॉम्पोनेंट्स इस तरह हो सकती हैं, कुछ कॉम्पोनेंट्स जो कि उनके फास्ट ग्रोथ कर देती है, ठीक है, फास्टर ग्रोथ कर देती है. पीपल से दैट देयर आर स्टेरॉइड्स और समथिंग लाइक दैट. You need to, like, because we can't run away from this. अगर हमने चिकन लेना है तो we obviously go to the market and get the white poultry farm वाली चिकन, ठीक है. तो to get the fresh you know, देसी मुर्गी, तो वो एक तो आपको इतनी readily access नहीं है उसका, ठीक है, और दूसरा अगर आपने घर में रखी हुई है तो ठीक है, आपको अपनी तसल्ली भी हो जाएगी. लेकिन there is nothing wrong in eating industrialized farm chickens. I don't think so. जो आपका थीसिस था इनिशियली कि यार उसकी जीन अल्टर हो गई है बाय ईटिंग अल्टर्ड फीड या केमिकली एडेड फीड, तो डोंट यू फील लाइक well
देयर इज़ अ चांस कि वो आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इंक्रीज़ कर दे, क्योंकि व्हेन यू ईट द चिकन एंड इफ़ देयर आर द कंपोनेंट्स, तो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स ये होगा कि हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज़ कर What is जाएगा. oxidative stress? Oxidative stress is a body's response to fight for carcinogenic or kind of the bad cells in our body, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस होती है स्ट्रेस की वजह से या एक्सटर्नल ऐसी कोई चीज़ आ गई है. तो जब आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज़ हो जाता है तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि यू कैन टेक क्या एंटीऑक्सीडेंट्स इन योर डाइट, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं. तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी अच्छा नहीं है. अल्टीमेटली दैट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैन लीड टू कैंसर. इट्स नॉट दैट आपके जीन्स अल्टर हो रहे हैं, इट्स दैट आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है. So how to counter that with antioxidants then? हाँ, एंटीऑक्सीडेंट्स यू कैन kind of take chicken with capsicums to kind of take कैप्सिकम के अंदर कैप्सिनॉइड्स हैं जो कि प्रोटीन को आपकी बॉडी के अंदर सिनर्जिस्टिकली इफेक्ट दे करना आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन को एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करती है. तो यू आर टेकिंग आप भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हो उस चिकन का, प्रोटीन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है इफ़ यू आर एडिंग इट विद कैप्सिकम. और दूसरा ये कैप्सिकम इट्स लाइक काइंड ऑफ अ बेल ब्लैक पेपर. बेल पेपर. हाँ, लाइक ग्रीन, रेड, येलो जो हाँ, आपके yes. पास आते हैं, ठीक है. दोज विद चिकन आर अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन. You're getting like a very high percentage of protein absorbed in your body through that capsicum. But if I were to ask you कि if अगर आप जो है चिकन 200 ग्राम फॉर एग्जांपल या आप दिन में बन गया तो 500 ग्राम तक खा लेते हो, how much of the bell peppers should be added in a form of salads, right? कि आप उसको salad you का can cook it with it. You can cook the capsicums with the chicken. तो basically you can take up to 1 cup of capsicums chopped, ठीक है. आप 1 cup of capsicum chopped ले सकते हैं with the chicken. How so much basically chicken? your portion size of the meal जो आपका है, ठीक है. Like मैं usually अपने clients को कहती हूँ कि you kind of see what your portion size is by measuring it with your palm size. सही है. ठीक है. इसके साथ अगर आप इतना palm size ले रहे हैं, that's like little. इसके साथ आप half cup capsicum ले रहे हैं. But if you're taking the whole hand of chicken, ठीक है, तो then you need to take like 1 cup of capsicum with it. 1 cup of capsicum, सही है. What about like other form of vegetables with chicken or beef that can normalize its effect on the body, especially the oxidative stress? Like cucumber, so like this is for carrots. this is for protein absorption. हाँ, प्रोटीन. तो प्रोटीन आपको चाहे बीफ से मिल रहा है, मटन से मिल रहा है, चिकन से मिल रहा है, आप कैप्सिनॉइड्स के साथ उसको कंबाइन करेंगे तो आपका इफेक्ट लाइक मैक्सिमम मिलेगा और उसका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो भी कैटर हो जाएगा. और साथ में विटामिन सी आपको लेमन स्क्वीज करने से मिल जाएगा. लाइक यू कैन स्क्वीज अ लेमन ऑन योर मील. यू कैन काइंड ऑफ टेक लेमन, ज़्यादातर लाइम ही यूज़ करते हैं लोग खाने के ऊपर, लाइक, ठीक है. स्क्वीज दैट ऑन योर डाइट, दैट्स लाइक विटामिन सी डोज राइट देयर. तो यू कैन डू दैट. दूसरा आयरन की भी एब्जॉर्प्शन, मैं यहाँ पे बात करूँ, हम मीट के बारे में कह रहे हैं कि कलेजी जब आप खाते हैं ना तो डोंट फॉरगेट टू स्क्वीज लेमन ऑन टॉप ऑफ इट, क्योंकि जो आयरन है विटामिन सी काइंड ऑफ synergistically combines with the iron and absorbs with your body. तो आप आयरन का भी भरपूर एब्जॉर्प्शन ले रहे हो with just a lemon squeeze. Is there any iron in chicken? नहीं, कलेजी के अंदर आयरन जो है वो चिकन के अंदर नहीं होता बिल्कुल There नहीं. might be trace amounts, but like it's mostly not counted as an iron source as much, क्योंकि वो Mainly it's a protein source. हाँ, it's majorly a protein What about source. in जो हमारा छोटा बड़ा गोश्त होता है, आयरन? हाँ, आयरन और विटामिन B12 बीफ में हमारे काफ़ी ज़्यादा है, मीट में, हमारे मटन में भी है, ठीक है. B12 और आयरन सोर्सेज हैं. बट नॉर्मली डॉक्टर्स जो है वो थोड़ा सा रेड मीट के बारे में कहते हैं कि यूज इट लाइक वंस अ वीक, नॉट लाइक. आई वुडंट से वंस अ वीक. यू कैन, हाँ, यू कैन यूज़ वंस अ वीक, बट इफ़ यूर वेरी हेल्दी, लाइक, ठीक है, आप ले सकते हो, आपको सैचुरेटेड कोलेस्ट्रॉल इश्यूज़ नहीं है तो यू कैन टेक इट ट्वाइस अ वीक. बट द थिंग इज़ कि आप उसको भी लीन कट्स में ले रहे हो और उसको आप प्रॉपर हेल्दी कुकिंग मेथड्स के थ्रू कुक करके ले रहे हो. When you say like lean meat, जो जितनी भी चर्बी होती है वो निकाल कर. अच्छा, नॉर्मली लोग कहते हैं यार चर्बी जो होती है वो हेल्थी होती है, और हमारे पठान अगर आप देखो ना वो तो जब नमक मंडी जाते हैं तो साथ में वो इसी हम उसका फैट ले के ताकि वो कढ़ाई में डालें. इट्स अनहेल्दी. नहीं, इसी मेंटालिटी की वजह से आज हमारे शौकत खानम भी है पेशावर में. कैंसर इतना बढ़ गया जस्ट बिकॉज हमारी ये मेंटालिटी कि हम जो चर्बी है ना वो बड़ी हेल्दी है, आप खा लें, इट्स अ नेचुरल सोर्स ऑफ फैट. नो, इट्स नॉट. इट्स नॉट एट ऑल. नो, इट्स नॉट. इट्स काइंड ऑफ डिपॉजिटिंग इन योर वेसल्स एंड या. सो जो आपने कलेजी की बात की, आपने लिवर की बात की, बट आई हैव हर्ड इट्स अ सुपर फूड. इट्स अ सुपर फूड, बट हाउ मेनी टाइम्स अ वीक यू कैन टेक लिवर, ईट लिवर?
Not Is it like you can do chicken? मेरे ख्याल में if it's the only source, it's अगर उसमें सिर्फ प्रोटीन है, आई फील लाइक आप हफ्ते में 7 दिन भी खा सकते हो, बिकॉज उसमें फैट्स नहीं हैं, उसमें दूसरी चीज़ें नहीं हैं, एंड इफ़ यू आर ईटिंग इट विद बेल पेपर्स एंड सैलड्स अकॉर्डिंगली, तो जो उसके वो बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. सही है. बट मीट का जिस तरह था, एंड अगेन व्हेन वी से मीट, हम छोटे बड़े गोश्त दोनों की एक जैसी बात कर रहे हैं, बट और इफ रेड मीट एंड वाइट मीट बेसिकली. गोट मीट इज डिफरेंट देन द काउज या जो बफलो मीट है, और दे आर द सेम थिंग. दे आर बेसिकली द सेम रेड मीट. जब हम न्यूट्रिशन में उसकी बात करते हैं तो बेसिकली इट इज़ रेड मीट, चाहे वो बीफ हो या मटन हो, इट इज़ रेड. और वाइट मीट हमारा चिकन है, फिश है, ये चीज़ें. हाँ, तो रेड मीट इज़ जनरली बैड, राइट? अगर आप छोटे जानवर का ले रहे हो या बड़े जानवर का ले रहे हो, you should छोटा जानवर is more comparatively leaner than the beef, right? So if you're taking mutton twice a week, so it's not going to be as harmful as taking beef twice a week. And again, keeping in mind के in दोनों के cases में you have to remove fat out of the meat. Obviously completely. taking the lean cuts. Lean cuts. So okay, so 1 to 2 times a week, it's normal. It's not gonna cause that much problem. If you're taking mutton, obviously, and without the fat और चर्बी उसके साथ, तो मटन इज़ ओके, बट बीफ वुड, जिस तरह डॉक्टर्स कह रहे हैं कार्डियोलॉजिस्ट कि आप टेक इट वंस अ वीक, तो विद बीफ आई वुड गो विद देम. बीफ आप इतना नॉर्मली हमारे कल्चर में आई डोंट नो व्हाई वी डोंट ईट अच्छी खासी फिश, बिकॉज इट्स द ओनली सोर्स व्हिच इज लाइक रिच विद healthy fats, the polyunsaturated and even fat. when we do take fish, we fry it. We deep fried it. Deep fry. हमें जो है ना फ्राइड मछली पसंद है, वो उसको मैरिनेट करके फ्राई करके हमारी सर्दियों में यही चल रहा होता है. आप गर्मियों में भी फ़िश खाएं, आप सी फूड किसी भी किस्म का गर्मियों में भी खाएं. इट्स नॉट लाइक आप सर्दियों में ही सिर्फ खा रहे हैं उसको. कुछ हमारे जो इस कल्चर में हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि ठंडा और गर्म तासीर. हाँ, इसकी तासीर गर्म है. हाँ, yes, it's a myth. हाँ, it's a myth. क्योंकि हमारी डायटेटिक्स में ऐसा कुछ नहीं, बल्कि हमें स्पेशली पढ़ाया गया था कि ये गर्म और ठंडी तासीर कुछ भी नहीं होती. लाइक नॉट एटलीस्ट इन थ्योरी के अंदर हमारा गर्म तासीर, ठंडा तासीर, दैट्स ऑल लाइक नॉनसेंस. अगर किसी को आम का जूस या आम खाने के बाद ऐसा लगता है कि उसको गर्मी लग रही है, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दैट? वेल, अब इसके बाद फिर यही बात आ जाती है, क्योंकि जब व्हेन आई पर्सनली काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है, तो गर्म और ठंडा तासीर डू एग्जिस्ट, राइट? बिकॉज यू पर्सनली काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इट एंड यू फील इट. जिस तरह आप बहुत ज़्यादा नट्स खा रहे हो तो गर्मी हो जाती है, एंड यू गेट पिंपल्स ऑन योर फेस एंड स्टफ लाइक दैट. नॉट एवरीबडी दो. Well, but most of I them. eat a lot of nuts, but मुझे तो कभी भी नहीं लगा कि. हाँ, but like in my case, and because every individual is different, Yes. ना, कि जो भी आप खा रहे हैं, for every individual is going to be acting different in their body. तो कुछ लोग कहते हैं मछली की तासीर गर्म है, कुछ लोग कहते हैं शाही दूध पी लें जिसमें there's a lot of nuts and it's milk, right? तो वो गर्म है, तो वो सर्दियों में पिया करें. तो for me it works. द गर्म एंड ठंडा तासीर. व्हेन यूर लाइक गर्मियों में तुख मलंगा ले लें, ठंडी तासीर हो जाएगी. बट आई डोंट नो व्हाई इन थ्योरी इट सेज कि इसका कोई वो नहीं है, बिकॉज़ इन थ्योरी इट सेज मॉडर्न लिटरेचर में इसकी कोई हैसियत नहीं है. नहीं है, बिल्कुल भी नॉट एट ऑल. मतलब कि ये मे बी कि हर्बल मेडिसिन में इस तरह मे बी सम पीपल हैव लाइक गट इश्यूज, या मे बी दे हैव सम इश्यूज दैट दे डोंट नो ऑफ. उनकी अंडरलाइंग कंडीशंस की वजह से, अंडरलाइंग कंडीशन की वजह से शायद आपको लगता हो, बट आई फील लाइक या अकॉर्डिंग टू यू कि अ हेल्दी पर्सन को फ़र्क महसूस नहीं होगा कि अगर वो आम खा रहा है या फिश खा रहा है. ठंडी तासीर वुडंट. अलबत्ता ये है कि आपको वन थिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस, आई डोंट नो इफ़ यू, आप जब रात को मछली खाते हो तो यू फील लाइक थर्स्टी इन द नाइट. आई डू फील थर्स्टी एज वेल. आई डू एज वेल. तो आई डोंट नो कि वो शायद किस वजह से होता होगा. क्योंकि गलती ये होती है, मछली खाने की जल्दी होती है, मछली खा लेते हैं और बाद में लोग कहते हैं इसके बाद पानी नहीं पीना आप. तो देन वो लाइक काश पहले पी लेते हैं, क्योंकि थर्स्ट ना वो आपका आ जाता है मछली खाने के बाद. सो आई डोंट. मैंने तो जब भी खाई है ऑल डे नाइट, तकरीबन समझ लो कि मैं 1.5 लीटर की पानी की बोतल, जिस रात को मैंने मछली खाई होती है तो वो तो 1.5 लीटर आप पानी वैसे ही पी जाते हो इन मल्टीपल इंटरवल्स. आप रात को उठते हो, आपको प्यास लग रही होती है. आपका दिस इज अ मिथ एज वेल कि लोग कहते हैं कि दूध या पानी ना पिए ना फिश के बाद. लाइक यू कैन टेक इट एक्सेप्ट फॉर ट्यूना फिश. हाँ, ट्यूना के साथ आप ट्यूना के बाद मिल्क नहीं ले सकते, या ट्यूना के बाद आप वो ना पिए. आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट द साइंटिफिक रिसर्च या साइंटिफिक बैकग्राउंड, बट दिस इज़ अ फैक्ट दो कि आप ट्यूना के बाद दूध नहीं पी सकते हैं ट्यूना के बाद, बिकॉज इट्स गोइंग टू कॉज दैट डिजीज़, वो वाइट पैचेस.
मिर्गी ना आगे तस्वीर बर्स व्हाट इज दैट? क्या आपकी स्किन पर सफेद छाले से पड़ जाते हैं? क्या होता है? पिगमेंटेशन अच्छा, काइंड ऑफ आ जाती पिगमेंटेशन हो जाती है। यू गेट लाइक वाइट स्पॉट्स आफ्टर हैविंग मिल्क विद एवरीबॉडी, हर एक का या कोई खास? in most cases it happened to my brother though. Have you tried it? Not myself. I don't know यार, we have to research के हर बंदे को होता है या नहीं, but in most cases. But who drinks milk after eating tuna anyway? Right? It will be very stupid, Nabil, if people drink milk after eating fish, any kind of fish for that matter, right? कि मैंने आज सैल्मन खाई, अब मुझे मेरा दूध पीने को दिल कर रहा है। और इसका काइंड ऑफ बहुत इंटरेस्टिंग तोड़ बोला था जब पिगमेंटेशन हो रही थी कि आप तरबूज में पाँव रखें। that was suggested to my brother कि in order to get rid of this pigmentation, kind of step. Yeah. With putting अपने पाँव तरबूज में रखने के बाद वो सही हो गया। पाँव नहीं रखे थे, वो खुद ही सबसाइड हो गया था ये कंडीशन। बट लाइक येस, आई हैव हर्ड लाइक मोस्ट पीपल डिड से कि हाँ पाँव में जिस देसी टोटके होते हैं, ये कर लें तो दे वर लाइक पाँव तो कभी-कभी काम भी कर जाते हैं जो आपके देसी टोटके डू। टू माय सरप्राइज दे डू। हाँ, बट जो नॉर्मली जो हमारे पास देसी टोटके होते हैं ना, अगर आप उसको साइंटिफिक लेंस से देखें तो जिस किस्म के वो टोटके होते हैं, इफ यू हैव रिसर्च सम ऑफ देम, या अगर आपको उनके बारे में पता है, तो जो कंपोनेंट्स या जो न्यूट्रिएंट्स वो रेकमेंड कर रहे होते हैं या जो चीज़ें वो रेकमेंड कर रहे होते हैं, नॉर्मली दीज थिंग्स आर हेल्दी एनीवेज। आपको कहते हैं जो वो होता है आपका क्यूक्यूमिन होता है, करक्यूमिन होता है, इस तरह की चीज़ें तो नॉर्मली हेल्दी ही होती हैं, राइट? फेनल सीड्स का जिस तरह सीड साइकिलिंग होती है, पीसीओज में कहते हैं सीड साइकिलिंग करें, लाइक 1 या 2 tablespoon सीड्स के रॉ लिया करें, राइट? तो that kinds of like regulates your hormonal imbalances. So there is a lot of work in this field actually कि नॉर्मली आपके पास आजकल पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं? व्हाट काइंड ऑफ पेशेंट्स यू आर लुकिंग एट देम, व्हाट आर देयर प्रॉब्लम्स एंड व्हाट प्रॉब्लम्स यू आर सीइंग दैट राइजिंग इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द फूड, द टाइप ऑफ फूड दैट वी ईट? So a lot of people are coming here with a lot of hair loss issues. जो लड़कियां आ रही हैं, लड़के आ रहे हैं, they're like having severe hair loss issues. और दूसरा IBS के पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पे, क्योंकि पहले हमारा ना सिर्फ बाहर ये कॉन्सेप्ट होता था कि पीनट एलर्जी है, नट एलर्जी है, ठीक है, काइंड ऑफ एलर्जी है टूवर्ड्स लैक्टोज, टूवर्ड्स मिल्क, टूवर्ड्स दिस एंड दैट। लेकिन अब पाकिस्तान में भी वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ आवर डाइट्स। हमारे जो डाइट शिफ्ट आया है ना, एक किस्म का वेस्टर्नाइज हो गया, एक तरह से फ्रोज़न आइटम्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, रेडी और कन्वीनियंट फूड्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं। मेरे ख्याल से इस वजह से हमारी एलर्जीज़ और ये सारी बढ़ना शुरू हो गई हैं। एंड द IBS इशूज़ एज एन इरिटेबल बोल सिंड्रोम, जो भी आप खाते हैं आपके स्टमक में एकदम से पिंचिंग पेन शुरू हो जाती है, ठीक है, आपको खाने में मसला होता है। And hair loss issues, that's because we don't have a healthy amount, kind of a healthy source of fat in our body. जिस तरह हम बाहर के लोग fermented fat भी खाते हैं, like tofu is a very good source of fat, right? But it's fermented. Sorry, not fat, protein. Protein. I was talking about protein the whole time, but मेरे मुँह से fat निकल गया. Fermented protein sources खाते हैं, like for example tofu खा लेते हैं. We don't have those fermented options. We don't have those variety of options that we can go for in order to have a healthier काइंड ऑफ एन ऑप्शन, ताकि हम मॉडिफाइड डाइट भी अगर कर भी रहे हैं ना, तो काइंड ऑफ हम हेल्थियर ऑप्शन की तरफ जाएं। वी हैव वेरी लिमिटेड चॉइसेस, वेरी लिमिटेड ऑप्शंस टू आवर वास्ट मेजॉरिटी। तो उस वजह से जो है ना, हमारी हेयर लॉस प्रॉब्लम्स, IBS प्रॉब्लम्स, एनीमिया प्रॉब्लम्स, B12 डेफिशिएंसी, B3 डेफिशिएंसी, या स्किन के ऊपर रैशेज आ जाना, बीइंग सेंसिटिव टू सम काइंड्स ऑफ फूड, ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया। तो डू यू फील लाइक the food that we eat is the major contributor towards that? Yes, it is majorly contributed towards that, because the diseases that we're seeing right now, जो कि prevalence जिसकी पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा बढ़ रही है, that was only in Western countries before and European countries before, but now it's coming towards Pakistan, towards Asian countries specifically, because we're shifting towards that dietary pattern. The burgers that we are eating, yeah, exactly, pizzas, the processed food, exactly. Processed food is generally unhealthy, true, but if somebody were to binge on it, like क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए अगर आपका कभी मूड हो रहा है मैकडोनल्ड्स खाने का या KFC खाने का? So is there any protocol के how many times? Once a month, maybe. Once a month? You get your salary, go and binge eat your favorite kind of, fast food, and then come home and for the next 28, 29 days, do your dieting and fitness. Ice creams? Yeah.
What not about ice creams? Ice creams, you know, The there McDonald's are one, yeah, the frozen Walls one, yeah, the Baskin Robbins ones. So people call frozen desserts ice creams as well. They're not basically dairy based, but they call it ice cream. Ice cream is dairy based and frozen desserts are not dairy based. ठीक है, तो जैसे हमारी walls की ऊपर walls की आ गई हैं, they used to say कि this is ice cream, but then later when the food authorities approached them कि saying कि नहीं, these are not dairy based, you shouldn't write ice cream on it. So they switched it to writing frozen desserts, most of them. So frozen desserts is not dairy based. It's kind of a solution or kind of a batter that they make, you know, sweet and but creamy. I have no idea how do they do it in the ice cream में आपको लगता है dairy कोई use नहीं होता है? Ice cream में when like real ice cream के अंदर dairy होता है use. For example, when you say real ice cream, आपको जहन में आता है walls वाली ice cream जो आपकी traditional ice cream है. That's frozen dessert. अच्छा, that is frozen dessert. Normal difference क्या होता है? मतलब frozen dessert वही कहा है, base is not dairy. The base is non-dairy and the ice cream. अगर non-dairy नहीं होता, कोई chemical होता है? No, it's not a chemical. It's basically like water mixed with flavors and water base के अंदर कोई ऐसी उनकी I'm not quite sure though, but it's unhealthy. It is unhealthy. हाँ, it is unhealthy if you take it like in a huge amounts. Ice cream fats है, frozen desserts में as such इतनी ज़्यादा fats नहीं होंगे, but the preservatives and the kind of the additives that they use to make that batter frozen dessert, that's kind of harmful. So if you were to compare it with the other branded ice cream. Why are we shaming walls though? That's not good. I like ice cream. That is why I'm asking. if you were to get जो international standard की है, I don't know हर जगह पे होगी या नहीं, but Baskin Robbins. Yeah. उसका भी same. That's ice cream. That is ice cream. Yeah, it's got a cream base. It's a cream base and dairy is being used. So most of their ice creams come with like white chocolate base, the chocolate, milk chocolate base. So yeah, they're mixed with like cream bases and so yeah. Healthy? Well, obviously not. It's filled. It's packed with sugar. Comparatively to the Walls one. Well, frozen desserts के साथ अगर आप compare करें तो obviously, but नहीं, it still wouldn't say because यहाँ पे आप fat उतना ले रहे हो, वहाँ पे आप additives ले रहे हो, both are not good. But सही है, इस तरह तो McDonald's भी नहीं था. But if अगर किसी को खाना भी again once a month. Once a month, yeah, that's totally fine. 2-3 scoops would work. I would say literally go for like 12 scoops. I don't really care. No. From a perspective of a nutritionist, somebody who looked at not this. More than 2 scoops. But 1 scoop is more than enough. 2 scoops का जो हमारे पास concept भी आया है ना, वो भी. But then there are 2 kind of single scoops, the medium one and the small ones, right? बड़ा वाला और छोटा वाला. Yes, exactly. The Baskin Robbins ones give like bigger scoops of. I recently went to like Dubai और मैंने वहाँ पर order किया ना, तो I said वो उन्होंने कहा 3 किस्म के. मैंने कहा यार जो भी डालते हो, उसने सबसे बड़ा वाला डाल दिया. लिटरली इट वाज लाइक जो हमारे यहाँ पर 3 स्मॉल स्कूप होते हैं, वो एक बड़ा जाइंट सिंगल स्कूप था, राइट? और लिटरली इट वाज ह्यूज. आई कुडंट ईट इट. लाइक मेरे ख्याल में आइसक्रीम भी एक खास लेवल से ज़्यादा खाने में उसका मज़ा फिर ख़त्म हो जाता है. उसका then you are not enjoying it anymore. Then you throw it off. So सही है, once a month it's no problem. So in a nutshell the thing is eat healthy. Eat lots of vegetables and fruits, right? Once in a while आप red meat खा लो, processed foods खा लो, आप जो हैं. Don't go for strict diets. Don't go for restrictive diets जो कि आप फिर बाद में maintain उसको ना कर सको, एक dietary routine को, dietary pattern को. Go easy on yourself. I always tell that to people. अब ऐसी diet follow करो जिसको आप follow कर सकते हो in real meanings. Dieting. Flexible. In real meanings that it's convenient for you to do. आपको पता है कि you can't do this, you can't do that, you can't follow restrictive diet patterns, so don't go for it in the first place. क्योंकि अगर आप restrictive dietary patterns से अगर आप 6 से 8 किलो वज़न गिरा भी देते हो ना, तो बाद में you relapse into your old habits और फिर आपका 6 से 8 आपने गिराया था तो 8 से 16 kg आप वज़न गेन करते हो relapse की वजह से, और that's stubborn fat. तो फिर उसको लूज़ करने में आपको you take a good 1 year to lose that. Normally जब आप डाइट पर भी आते हो ना, if you're careful about जो चीज़ें आप खा रहे हो, तो द सेकेंड थिंग दैट कम्स विद इट इज़ फास्टिंग, राइट? लोग जो हैं, आई डोंट नो कितने किस्म के फास्टिंग हैं. लोग आजकल इंटरमिटेड फास्टिंग की बात कर रहे हैं कि जैसे कि यार आप 16 घंटे तक कुछ मत खाओ, रिमेनिंग 8 घंटे की विंडो में. 12 hours, yeah. So is it effective? Yes, fasting? It is. Intermittent every fasting. day, yeah, you should do it like just twice a week, not more than that. जिस तरह हमारे सुन्नत में भी है Monday, Tuesday, कौन से days हैं? Monday or Thursday. Monday or Thursday, something like that. So it's twice a week. So exactly, that's the perfect way to do it. Intermittent fasting twice a week करें.
इंटरमिटेंट फास्टिंग भी 12 आवर्स से स्टार्ट करें, 12 आवर्स ऑफ गैप दें मील को, मिनिमम 12 आवर्स ऑफ गैप आप मिनिमम दें मील टाइमिंग्स में. सुबह अगर आपने 8 बजे खाए तो रात के 8 बजे डिनर करें. सुबह 6 बजे मील लिया है तो शाम के 6 बजे मील लिया. दिस इज़ अ 12 आवर विंडो. ठीक है. इन दिस 12 आवर विंडो यू आर गोइंग टू टेक fluids only, not shakes and smoothies, but like kave, black tea and pani वगैरह, just those fluids, and then proper meal after 12 hours. और नॉर्मली इफ़ यू वर टू से कि आप नॉर्मली हम पाकिस्तानी 3 वक्त का खाना खाते हैं, राइट? सुबह का नाश्ता कर लिया, दोपहर और रात को. यस, अगर शाम को स्नैकिंग कर ली मेक सेंस, बट आपको लगता है कि हमें 3 टाइम या चौथे टाइम में स्नैकिंग की ज़रूरत है? डू वी नीड दैट मच ऑफ एनर्जी? Yes, we actually need to eat 6 times a day. Yeah, 6 times a day. इसमें 3 major meals आ जाती हैं, 3 snack times आ जाती हैं. So after a major meal, after 2 hours of after your major meal, you need to take a light snack. And the reason of having this snack before your next meal is so that you are not that hungry for your next meal. तो आप binge eating नहीं करते. स्नैक्स में आपका नॉर्मली क्या आता है? What you can eat? You can eat dates, you can eat your milk, you can eat your fruit, you can take your smoothie, shake, salad. You know, और जब आप मेन कोर्स की बात कर रहे हो main तो course is like roti, chicken, like whole wheat grain, हाँ, kind of अच्छा दालें, खाना. चावल, दाल चावल. So whole. But don't you feel like if you're not exercising and you are sedentary most of the time, 6 times? No, it's not. Actually, this is a maintenance kind of But अगर कोई frequency. मेन मील जो है हैवी ले रहा है, You need to calculate your calories. हाँ, you need to keep a carb count, you need to keep a protein count, you need to keep a fat count. जब तक आप एक अपने सर्विंग साइज़ के अंदर और सर्विंग साइज़ के मुताबिक नहीं खाओगे और आप 6 टाइम दिन में खा रहे हो तो फिर तो शायद तो आप 3400 कैलोरीज खा लो इफ़ यू आर, अगर आप अपनी कैलोरीज काउंट नहीं कर. इसका कोई इफेक्टिव तरीका है टू काउंट योर कैलोरीज? Yes, हाउ there वुड there यू are नो? multiple apps actually that you put your food in it कि आपने क्या खाया, and it literally gives you a whole list of calories that you've taken. आपने फैट्स कितने ले लिए हैं, प्रोटीन कितने ले लिए हैं, just because of having this meal. तो एक है माई प्लेट ऐप है, तो आप वहाँ पे कैलोरी काउंटिंग कर सकते हैं. आप बेसिकली उस पर लिख लें अपने आप सर्च कर लें कैलोरी काउंटिंग या कैलोरी ट्रैकिंग ऐप, वहाँ पे आपके पास आ जाएंगे. तो दोस्त जिसमें हमारे देसी खाने आ सकते हैं. माई प्लेट इज़ द वन जिसमें बहुत वास्ट वैरायटी ऑफ फूड्स की ऑप्शंस हैं. तो वहाँ पे आप स्नैक डाल दें या वो डाल दें, तो इसमें आपको पूरा दिन का बता देते हैं या उसी वक्त आपको बता देंगे आपने इतनी कैलोरीज कितने ले लिए हैं और कैलोरीज किस किस ग्रुप से ले लिए हैं, प्रोटीन, फैट एंड. सो जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है अपने प्लेट को बेस्ड ऑन द 3 मेजर मैक्रोज जो हैं आपके, प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स हो गए, और कार्ब्स में भी अच्छे वाले कार्ब्स हो गए, शुगरी कार्ब्स नहीं, और अबाउट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि नॉर्मली आप विटामिन्स और आपके मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स. अगर हम ये वेजिटेबल्स खाते हैं, सैलड्स स्पेशली, जो कुकम्बर, आपके टोमेटोज़ हो गए या आपके कॉलीफ्लावर हो गए या आपके सलाद के या खेल के पत्ते हो गए या आपके मशरूम्स हो गए, जो आपकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो आपकी इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से कवर हो जाती है, या डू हैव टू गो विद सप्लीमेंटेशन? नो, नॉट विद सप्लीमेंटेशन, बट इफ़ यू आर टेकिंग अ बैलेंस डाइट तो आपको पता है कि आप 7 नट्स ले रहे हैं. Not all of the minerals are present in the vegetables. Not all of the vitamins are present in all of, for a balanced meal, you need to take like nuts, you need to take like seeds, you need to take all of those stuff in order to have the maximum amount of minerals and a maximum variety of minerals in your body, because there's like a lot of minerals. तो हर फूड आपको एक पूरा पैकेज नहीं दे रहा. यू नीड टू हैव अ बैलेंस एंड अ वेराइटी. कलर की वेराइटी रखें, जिस तरह कलरफुल फ्रूट्स, कलरफुल वेजिटेबल्स रखा करें. ठीक है. रिकमेंडेड फ्रूट्स कौन से होंगे वैसे आपके? फ्रूट्स तो बहुत सारे हैं. सीजनल फ्रूट्स लाइक एप्पल, बनाना, ब्लूबेरीज, जो आपके समर के सीजन में जो सीजनल फ्रूट आ रहा है और वेजिटेबल आ रहा है, टेक दो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. विंटर्स में जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टेक दोज. डोंट टेक और गो फॉर फ्रोजन, क्या कहते हैं जो फ्रोजन फ्रूट्स भी होते हैं, उसको क्या कहते हैं, फ्रोजन कैन्ड, नहीं नॉर्मली उसका नाम है वो फ्रोजन, क्या होता है, फ्रोजन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वो जो एक कोल्ड स्टोरेज में होता है. कोल्ड स्टोरेज वाले वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ना लें.
कोल्ड स्टोरेज में बेसिकली इट्स नॉट दैट न्यूट्रिशियस. जो आपके सीजनल उसी वक्त ग्रो करके आप फार्म टू फोर्क खा रहे हैं, दैट्स मोर न्यूट्रिशियस एंड दैट्स व्हाट यू एक्चुअली नीड इन दैट विंटर और क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्योंकि दैट्स नेचुरली ग्रोन. ठीक है, तो आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है अल्लाह की तरफ से, तो वही फ्रूट और वेजिटेबल ग्रो कर जाता है जिसमें वही रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो रही है बॉडी के अंदर इन दोज क्लाइमेटिक कंडीशंस बेसिकली. So the nutshell is eat fresh, eat healthy, eat lots of vegetables and fruits. You can eat junk food once a month if you like exercise, right? और एक्सरसाइज हो सकती है आपकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी, आपकी वॉक भी, आपकी साइकिलिंग भी, आपकी स्विमिंग भी, एंड दैट्स इट. यू आर टेकन केयर ऑफ. और काफ़ी हद तक आप बीमारियों को रिड्यूस कर सकते हो, काफ़ी हद तक जो नॉर्मल ट्रेडिशनल. There are some traits in our blood traits कहते हैं, like TRAITS. ये traits ऐसे होती हैं जो कि for example you have minor thalassemia. ठीक है, minor thalassemia is a condition where you have low hemoglobin levels and you kind of have deficiency of B vitamins in your body, right? तो एक ब्लड कंडीशन है. तो इफ़ यू आर बॉर्न विद द ट्रेट्स जिसमें आपका डेफिशिएंसी है किसी विटामिन की, या डेफिशिएंसी है किसी स्पेसिफिक लाइक आयरन की, या एनीमिया है, स्टफ लाइक दैट, so then obviously even if you're taking a balanced diet you do need to go for supplements in order to replenish your body with that specific nutrient, because वो आपका पैदाइशी कम है और उसको पूरी करने के लिए you need to go for supplementation. और वो भी supplement maintenance dose होनी चाहिए. तो वो maintenance dose आप रोज़ाना लें ताकि वो डाइटरी रूटीन में ऐड हो, तो आपकी वो कमी भी पूरी हो जाए साथ साथ. और वो आपको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक लेनी है जब उसकी डिफिशिएंसी पूरी हो जाए. हाँ, इफ़ यू आर टेकिंग अ ट्रीटमेंट डोज तो नो मोर देन 3 months. इफ़ यू आर टेकिंग अ मेंटेनेंस डोज, ठीक है, जिस तरह आप ले रहे हो कि दिस इज़ नॉट, जैसे वेजिटेरियंस के लिए देयर इज़ लाइक B12 की डेफिशिएंसी, राइट? तो दे कैन टेक B12 सप्लीमेंटेशंस थ्रू आउट द ईयर इफ इट्स मेंटेनेंस डोज क्वाइट लाइक मिनिमल डोजेज होती हैं. तो बिकॉज इट्स नॉट इन देयर डाइट दे हैव टू टेक सप्लीमेंट्स फॉर इट, तो B12 सप्लीमेंट्स दे कैन. हाँ, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सारा. वी आर मोर देन 1 hour इनटू द पॉडकास्ट. इससे लंबा मैं जाऊँगा शायद आवाम फिर ना देखें, सो लेट्स स्टॉप इट हेयर एंड आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया. बट दोज who want to know more about you, जहाँ पर आप ये कंटेंट कवर करती हैं स्मॉल चंक्स, या आपका सोशल मीडिया या प्रोफाइल वेयर यू टॉक अबाउट डाइट्स एंड न्यूट्रिशन एंड हेल्थी ईटिंग एंड एक्सरसाइज, वेयर पीपल कैन फाइंड यू? On Instagram, Dr Sarah Mustafa, Sarah Kamal के username से है. So you can find me on Instagram. Basically, I'm going to expand it on other stuff like other platforms as well, inshallah. I do not have a proper setup of clinic right now because I just started. Inshallah, I'll have it in the near future. So once I launch a clinic, I'll inshallah share Normally, it with the audience. if somebody were to get in touch with you in order to avail your services, you are doing like online consultations, sessions. Abhi, as of right now. But when you start clinic, maybe it's in-house as well. और इस वक्त सिर्फ Instagram पर हैं आप? Instagram. Any other platforms you're not active on? Right now. So mainly your content about health and fitness is coming on Instagram. Yes. In the form of reels, in the form of like short content, वगैरह वगैरह. That's it. And people can book appointment there as well, right? They can. Well, thank you very much, Dr. Sarah, for your time. It was good. It was great. I enjoyed the conversation. I hope you liked it too. Thank you so much. It's very fruitful. Thank you very much. And Dr. Sarah का social description में है. If you like the content, do give us a thumbs up. Subscribe कर लें. कोई feedback हो, share it with our comment in the comment section. और अगर डॉक्टर सारा का मज़ीद कंटेंट देखना है तो प्रोफाइल इनका इंस्टाग्राम पर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. Go check it out and I will see you in the next one. Allah Hafiz. Bam.